जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। जैसा कि अ, हमारा पुराना चैनल हैक हो चुका है भैया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया इसी चैनल पर आए सभी लोग और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। भैया इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो भैया। ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड फ्रेंड एंड न्यू फ्रेंड, ठीक है। सभी से गुजारिश है कि भैया जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलते हैं हम अब आगे की बात करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? यहाँ हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण की परिभाषा, दर्पण इंग्लिश में बोला जाता है, इसे मिरर बोला जाता है। क्या बेटा? मिरर बोला जाता है। मिरर की परिभाषा क्या होती है? तो मिरर की परिभाषा होती है कांच की बनी ऐसी पट्टिका। क्या? कांच की बनी एक ऐसी पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे दर्पण कहते हैं। क्या भैया? यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा, कांच की बनी एक ऐसी पट्टिका, ऐसी पट्टिका जिसके एक तल, एक तल पर, एक तल पर पॉलिश, एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल, तथा दूसरा तल चमकदार हो, चमकदार हो, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। तो भैया क्या होगी? कांच की बनी एक ऐसी पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे दर्पण कहते हैं। अब भैया दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, हेडिंग डालते हैं दर्पण के प्रकार। तो हेडिंग डालते हैं दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। तो पहली हेडिंग है बेटा समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होती है? ध्यान देना, परिभाषा बिल्कुल रिलेट करना इससे। तो क्या होगी परिभाषा? कांच की बनी ऐसी समतल, यहाँ पर क्या जोड़ना है? समतल पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या जोड़ना है भैया? यहाँ पर समतल पट्टिका जोड़ना है। तो बस इसकी परिभाषा बन गई। तो क्या होगी परिभाषा? कांच की बनी, कांच की बनी एक ऐसी समतल पट्टिका, ऐसे भी लिख सकते हो पट्टिका, पट्टिका जिसके एक तल पर, एक तल पर पॉलिश, एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल, दूसरा तल चमकदार हो, चमकदार हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। जो समतल दर्पण होता है वो हमें सभी के घरों में यूज किया जाता है चेहरा देखने के लिए। अर्थात समतल दर्पण का उपयोग हम अपने घर में उपयोग करते हैं। समतल दर्पण होता किस प्रकार का? इस प्रकार का होता है और एक तरफ पॉलिश लगी होती है, ठीक है। इस तरफ से देखते हैं फ्रंट से, और बैक साइड में पॉलिश लेड ऑक्साइड का लेप लगा होता है, सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा होता है। तो भैया इस प्रकार से जो है समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण कांच की बनी एक ऐसी पट्टिका, ऐसी समतल पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? समतल दर्पण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सभी को क्लियर हो गई? हाँ। अब आगे बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरी हेडिंग है गोलीय दर्पण। क्या बेटा?
गोली, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, गोली दर्पण, गोली दर्पण, ठीक है। इसे स्पेरिकल मिरर कहते हैं। लिखो, कहो तो हम इंग्लिश लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। स्पेरिकल मिरर क्या होती है? स्पेरिकल मिरर जो होती है, परिभाषा क्या होती है? तो स्पेरिकल मिरर की परिभाषा होती है क्या, कि कांच के खोखले गोले के द्वारा काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। उसे गोली दर्पण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? गोली दर्पण की परिभाषा क्या होती है? कांच के खोखले गोले, देखो ध्यान देना, ऐसा हमने कोई कांच का खोखला गोला लिया, जैसे ये कांच है, सपोज करते हैं, कांच के खोखले गोले के द्वारा काटा गया वह भाग, ये जो भाग निकलेगा, जैसे हमने सपोज किया ये कोई कांच का खोखला गोला है, इसको ऐसे हमने काट दिया। अब हमने काट दिया तो इसके एक तल पर पॉलिश कर दें और दूसरा तल ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण की परिभाषा क्या होती है? कांच के खोखले गोले के द्वारा काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो उसे गोली दर्पण कहते हैं, यानी स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं। स्पेरिकल मिरर के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्पेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक, गोली दर्पण, पहला गोली दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण। पढ़ा होगा। उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में हम बात करते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं पहले नंबर पे, इसको हम बाद में बना देंगे। पहले नंबर पे हम क्या कर दें? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा बेटा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कितने दर्पण होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं कि देखो ध्यान देना, अभी हमने बनाया था एक स्पेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण बनाया था। अब गोली दर्पण को यदि हम बीच से ऐसे काट दें, काट दिया, अब देखो काटने के बाद यदि यार इसके आउटर भाग में पॉलिश कर दे, इसके आउटर भाग में पॉलिश कर दे, यानी उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दे और इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दे, तो भैया दोनों की परिभाषाएं सत्यापित हो गई कि नहीं हो गई? इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण कहेंगे। और इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो दोनों की परिभाषाएं परिभाषित हो गई कि नहीं हो गई? कैसे हम परिभाषाओं को परिभाषित करेंगे, समझना। एक ऐसा दर्पण या गोली दर्पण का ऐसा भाग जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझना बिल्कुल ध्यान से। यानी गोली दर्पण का काटा गया हुआ भाग, गोली दर्पण का काटा गया हुआ भाग जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? गोली दर्पण के द्वारा काटा गया हुआ भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरा तल चमकदार हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? यहाँ हम परिभाषा को परिभाषित कर देते हैं भैया, एक बार समझना। या तो ऐसे परिभाषित कर सकते हो, बहुत सरल है। एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण स्पष्ट नहीं होगा, एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरा तल चमकदार हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो भैया यहाँ पर परिभाषा को अच्छे से लिखना है तो गोली दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। तो गोली दर्पण का वह भाग ऐसे लिखते हैं, गोली दर्पण
का वह भाग जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? गोली दर्पण का वह भाग जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो उसे क्या कहते हैं बेटा? अवतल दर्पण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो आगे, एक मिनट रुको, आ रहे, दूसरी हेडिंग है उत्तल दर्पण। किसकी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? उत्तल दर्पण की परिभाषा होगी कि क्या वो इसी से बनाते हैं, बिल्कुल परिभाषा सरल है। तो गोली दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरा तल चमकदार हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। समझना बिल्कुल ध्यान से। तो यहां परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी गोली दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश ठीक है, तथा उभरा तल चमकदार हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या भैया कहते हैं? ठीक है, कहते हैं। लिख लेना ये सारी चीजें। तो परिभाषा को एक बार से हम फिर से परिभाषित कर दें तो परिभाषा को कैसे परिभाषित कर देंगे? गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे तल पर, देखो भैया, उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी परिभाषा को हम यदि बात करें, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश, देखो इसमें दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरा तल चमकदार हो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इतनी बात क्लियर हुई सबको? यदि यार इतनी बात क्लियर हुई वो, ठीक है, तो हम इसको जो है सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं, बात आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो भैया, यहाँ हम बात करते हैं गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हेडिंग है क्या बेटा? तो सबसे पहला होना चाहिए क्या भैया? ध्रुव। पहला ध्रुव, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पोल भी बोलते हैं। तो भैया ध्यान देना, ध्रुव को समझने के लिए हम एक चित्र बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार का मिरर, हमने दोनों मिरर बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें पॉलिश कर देते हैं, ये अवतल दर्पण है, और वो वाला उत्तल दर्पण बना देते हैं। इसको हम उत्तल दर्पण बना दिया। ठीक है, तो ध्यान देना भैया, हमें मेन चीज है फोकस करना, समझना। तो ध्रुव की परिभाषा क्या होगी? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यहाँ ये वाला जो मध्य बिंदु है इसे क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। परिभाषा क्या होगी? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बेटा? परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक जानते हो, चमकदार, ठीक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का
ध्रुव कहते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है और थोड़ा स्पीड भी बनाओ, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक यानी चमकदार तल का जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव। इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगली हेडिंग है द्वारक। दूसरी हेडिंग है द्वारक। क्या? द्वारक। द्वारक की क्या परिभाषा होती है समझना ध्यान से। द्वारक का मतलब मुहार। जैसे घर में एंट्री करने के लिए एक दरवाजा होता है तो दरवाजे को ही द्वारक बोलते हैं। अर्थात परिभाषा क्या कहेंगे? परावर्तक तल के व्यास को, ध्यान देना, पहले ध्यान देना भैया, चूंकि जैसे हम सर्कल बनाते हैं, ध्यान देना, ये सर्कल बनाया, सर्कल का ये केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी को व्यास कहते हैं। तो यदि यार हम ये कहें कि इतना भाग हम मिटा दें, ठीक है, इसमें पॉलिश कर दें इस प्रकार से, ठीक है, तो पॉलिश यानी हम क्या कहेंगे? परावर्तक तल के, त्रिज्या नहीं कहेंगे, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या भैया? परावर्तक तल, ये इतनी ये त्रिज्या होगी, यदि लाइन खींचेंगे इतनी त्रिज्या, फिर इतनी त्रिज्या, त्रिज्या यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या बनेगा व्यास। तो क्या परिभाषा होगी? परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या? परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? सभी को समझ में आ गई? द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब तीसरी बात यदि करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे हमने ये कोई सर्कल बनाया, सर्कल, ठीक है। अब जैसे सर्कल बनाया तो इस सर्कल का कोई केंद्र बिंदु होगा कि नहीं होगा? अब केंद्र बिंदु से हम ऐसे इसको काट लेते हैं। अब इसका केंद्र बिंदु, दोनों का केंद्र बिंदु वही रहेगा, दोनों का केंद्र बिंदु कहीं नहीं जाएगा। हम काट भी लेंगे तो केंद्र बिंदु तो वहीं पर रहेगा ना। भले ही ये भाग अलग अलग हो जाएंगे बट आधा आधा भाग तो आएगा ही केंद्र बिंदु का। तो केंद्र बिंदु अर्थात परिभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे? गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका केंद्र होता है, जिसका केंद्र होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। या दूसरी तरीके से यदि तुम ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है क्या, इसको हम समझते हैं। दूसरा तरीका है गोलीय दर्पण के द्वारा काटा गया वह भाग जिसका केंद्र है वक्रता केंद्र कहलाता है। या सबसे सिंपल परिभाषा बेटा, उस गोले का केंद्र जो दर्पण का एक भाग है क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये सबसे सरल परिभाषा है। तो उस भैया ये एक जो है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं कंटेंट, ये किसी एक किताब में नहीं लिखा है, याद रखना। गलत तो होगा ही नहीं भैया, 100% मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं तुम्हें किताबें पलट कर दिखा सकता हूं, मगर गलत नहीं होगा भैया। ये हो सकता है कि हम बोल रहे हैं और इसके अलावा दूसरा लिख रहे हैं, तो ये हो सकता है, बट कोई भी कंटेंट जो है यहाँ पर लिखाएंगे इतना वो जो है सही होगा, ठीक है। तो एक किताब का नहीं है, बट यदि तुम शर्त लगाते हो भैया कि यानी ये जो हमारी किताब में नहीं है तो भैया किसी किताब में, दूसरी किताब में जो है मिल जाएगा। जैसे बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है, तो हम किताबों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बट डिफिनीशन 100% श्योर होगी, ठीक है। तो इस पर जिम्मेदारी हमारी है। तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र जो दर्पण का एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र जो गोलीय दर्पण का या दर्पण का एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे तीसरी बात, चौथी बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। क्या बेटा? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की क्या डिफिनीशन होगी?
उस गोले की त्रिज्या जो दर्पण का एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये क्या है, पोल, जैसे पॉलिश कर दे इस बात पर, ठीक है, समझना, सारी बातें रिलेट करना भैया, यदि रिलेट करोगे तभी समझ में आएगा। तो ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल है, ठीक है, दोनों में समझना, चाहो तो चित्र बना सकते हो। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी या इससे का वक्रता केंद्र एक ही रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो दो परिभाषाएं हैं। यदि वक्रता त्रिज्या, सॉरी इसमें हमने ये नहीं लिखा एक बात, तो यहाँ पर हम लिख देना चाहिए, ध्रुव मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लेना बेटा। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो दर्पण के द्वारक में यदि M1 लिखना चाहो, M2 लिखना चाहो, M1 लिखना चाहो, M2 लिखना चाहो, जो भी लिखना चाहो, तो इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र, ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, किससे भैया, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई भैया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं आगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा होगी, तो हमने जैसा कि बताया था, उस गोले की त्रिज्या जो दर्पण का एक भाग होता है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या जो दर्पण का एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो ये राजलक्ष्मी प्रकाशन की ये दोनों परिभाषाएं हैं भैया, इस पर कंफ्यूज मत होना, इसलिए हमने बता दिया। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जो दर्पण का एक भाग है, एक भाग है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये राजलक्ष्मी प्रकाशन की किताब में मिल जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। अब देखो भैया ध्यान देना, और कुछ किताबों में, ठीक है, कुछ किताबों में क्या दिया हुआ है, तो कुछ किताबों में ये दिया हुआ है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ किताबों में है भैया, ये हम सही बात बता रहे हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ किताबों में है, ऐसा नहीं है भैया, तुम्हारी किताब में भी लिखा हो सकता है ये चीज, ठीक है, तो वो भी लिख ले, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां पर इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं आगे, हेडिंग है मुख्य अक्ष, क्या है बेटा, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या, कुछ नहीं होता भैया, बिल्कुल समझना, बिल्कुल ध्यान से, ध्रुव, समझना, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दूरी को नहीं, मिलाने वाली रेखा को वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या क्या भैया, ध्यान देना, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, इसे पीसी लिख सकते हो, किसी पीसी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसे पीसी, इधर से करोगे तो पीसी, इधर से भी करोगे तो पीसी, इसे पीसी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भैया, यहाँ पर इस चित्र को अलग अलग भी बना सकते हो भैया, यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया इसको अलग अलग भी बना सकते हो,
ये अवतल, ये उत्तल अलग अलग बना सकते हो। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां तक बात सबको क्लियर हुई तो बोलो हाँ। अब देखो, अब बात करते हैं मुख्य फोकस। क्या भैया, 6वें नंबर पर मुख्य फोकस, स्पेस बच रहा है क्या? तो बच हो जाएगा संभवतः, ठीक है। तो अगला 6 नंबर पे है मुख्य फोकस। क्या भैया? मुख्य फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकल बोलते हैं इसे। प्रिंसिपल फोकल की क्या डिफिनीशन होगी? तो यहां पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देना इसका विचित्र बनाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर पहले बना ही देते हैं। जैसे हमने सपोज किया, ये वाला चित्र बना लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने सपोज किया, ये रफ कर देते हैं भैया ताकि अच्छे से स्पष्ट बन जाए, ठीक है। तो ये बना लेना चित्र, ठीक है, इसीलिए हमने रफ कर दिया, ठीक है, ताकि जो है ये हम मुख्य फोकल वाला जो है फोकस वाला हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो ये हमने अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखो, हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं, ठीक है। मुख्य, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और हम इस पर प्रकाश की किरण डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी इसके समांतर है, ये पी बिंदु है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती, इन दोनों को हम थोड़ा सही से रिलेट कर, चूंकि टेढ़ी हो गई है तो ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। इसको रफ ही कर देते हैं तो तुम लोगों को डिस्टर्बिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो प्रकाश की किरण डाली। अब ये जिस बिंदु से दोनों प्रकाश की किरणें जाएंगी, यहाँ इसे क्या कहेंगे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मुख्य फोकस है। अब इसमें भी प्रकाश की किरण डालते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा, ठीक है। दोनों प्रकाश की किरणें ये क्या हो जाएंगे? परावर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परावर्तित हो जाएंगे। ये ऐसे गई और यहां से टकरा के इधर की ओर चली गई। बट ये कहीं ना कहीं यदि यार मिलाए तो कहीं ना कहीं पीछे, दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं बन रही होंगी, तो इसे क्या कहें? मुख्य फोकस। समझना बिल्कुल ध्यान से परिभाषा को। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, यानी इससे टकराने के बाद वापस जब लौटेंगी तो उसी को बोलता जाता है परावर्तन। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, मिलती इसमें वास्तव में मिलती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों में अंतर होता है। इसमें रियल इमेज बनता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, यानी वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण परावर्तन के पश्चात, के परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु, जिस बिंदु, जिस बिंदु पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या भैया? मुख्य फोकस कहते हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर हो गई? इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहां तक भैया सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, जो है एक ही बचा है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भैया। इसको हम ऊपर वाला रब करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो यहाँ रफ इतना रफ कर देते हैं। तो 7वें नंबर पे हेडिंग है, 7वें नंबर पे फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? फोकस दूरी की परिभाषा होगी, ध्यान देना, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस, ठीक है, ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई भैया? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतना भैया यहां तक रब कर दें, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम यहाँ एक परिभाषा है जो है एक सत्यापना करवा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, चित्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। भैया बना लेना अपने हिसाब से, चित्र मिटरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ध्यान देना, बहुत संबंध, बहुत ध्यान से समझना, संबंध, ठीक है, समझना। इसको हम थोड़ा समझा देते हैं डिटेल में, ठीक है, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है। उसको रफ कर देते हैं भैया। देखो ध्यान देना, संबंध यदि निकालना है तो दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों का चित्र जो है हम बना देते हैं। छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हमने देखो इस पर पॉलिश कर दिया, इस वाले भाग पर, ठीक है, और एक और दर्पण बनाया, इस पे इस टाइप इस साइड में पॉलिश कर दिया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्योंकि अभी हमने चित्र बनाया था, ये वक्रता केंद्र होगा। अभी तो निश्चित नहीं है कि फोकस दूरी कहाँ पर बनेगी। हमने यहाँ पर प्रकाश की किरणें डाली, तो ये प्रकाश की किरणें, थोड़ा सही कर लेना, ये प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी? इस प्रकार से हमने प्रकाश की किरण डाली, तो ऐसे इस प्रकार से बाहर की ओर निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? एफ कहेंगे, फोकस, ठीक है। अब इसमें भी यदि यार हम डालें तो ये वक्रता केंद्र कहलाएगा और ये ध्रुव कहलाएगा। इस पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस पर प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट जानते हो, परावर्तित, तो अब यानी मुड़ जाती हैं। तो जहां पर ये प्रकाश की किरणें जो है जाकर मिलेंगी, वहीं पर एफ होगा, है ना। अब देखो ध्यान देना, तो हमने क्या बना? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी पी तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। समझना, रिलेट करना सारी चीजें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं और यहीं से सी तक की दूरी को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया ध्यान देना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या भैया? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आधी होती है। तो यार ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी? आधी होती है, होती है। देखो, तो F बराबर R/2, क्या होगा? F बराबर R/2, यही संबंध होता है दोनों में।
इतनी बात क्लियर हुई। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं, बोल देगा यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि किसी अवतल दर्पण किसी दर्पण की, अभी निश्चित नहीं है अवतल उत्तल, ठीक है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। अभी ये नहीं बताया है अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। तो जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पता ना हो तो हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला तो अभी हमने बताया एफ बराबर आर बाई 2 रख दो। तो एफ बराबर आर की वैल्यू रखो कितनी है 10/2, भाग कराओगे तो एफ बराबर कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी निकली 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। हम क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत समझना है। अब बात यह पड़ रही है यदि यार यहाँ पर अवतल दर्पण होता, समझना, अवतल दर्पण होता तो ये जो आर का मान है वो निगेटिव होता। कैसे, देखो समझो, समस्त दूरियां, पहली कंडीशन अभी बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसके बाद ही बताना है। तो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहली बात, ये रूल होता है कि समस्त दूरियां, जितनी भी दूरियां मापोगे वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहली बात ये। दूसरी, दर्पण के ध्रुव के, ठीक है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां, ये दाईं नहीं क्योंकि ये दाईं है और ये बाईं, समस्त दूरियां बाईं और समस्त दूरियां किसके साथ मापी जाती हैं? ऋण चिन्हों के साथ। अर्थात इधर से जितनी भी दूरियां यहीं से मापना है तो इधर इस वाले दर्पण में जितनी भी दूरियां इधर की ओर मापोगे वो माइनस में होंगी, लेकिन इस वाले दर्पण में यदि मापना है तो इधर की ओर मापा जाएगा तो ये प्लस में होंगे। क्योंकि पढ़ा होगा तुमने, बीच में 0 होता है, इसके बाद यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेकिन इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है कि नहीं होता? ये पढ़ा होगा तुमने मैथमेटिक्स में। तो भैया 0 के इधर वाली दूरियां माइनस में, 0 के उधर वाली दूरियां प्लस में, तो ये हम बाद में बात करेंगे। यदि यार यहाँ पर सपोज करते अवतल दर्पण होता तो अवतल दर्पण होता तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या किसमें होती? माइनस में होती। यदि उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में हमने बताया उधर से उधर की ओर मापेंगे तो प्लस का होगा, यानी आर का मान प्लस का, यानी जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये कंडीशन अलग अलग होती हैं, ये कंडीशन को हम जो है फॉलो करेंगे भैया, तो सपोर्ट कीजिए प्लीज, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैनल तो पुराना वाला चला गया, दुख है भैया, तो दुख में जो खड़ा रहेगा वही हमारे लिए जो है वंदनीय है, ठीक है। बाकी जो है आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे ये हम उम्मीद करते हैं भैया, क्योंकि जो चला गया हम उस पर अफसोस तो कर ही रहे हैं, बट जो है आप लोग ये नहीं चाहोगे, आप लोग हमें निराश नहीं होने दोगे, इसलिए जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया जी हैक हुआ, कुछ भी हुआ, पुराना चैनल अब वापस आने वाले की कंडीशन में हमें नहीं लग रहा है, तो बट भैया आप लोग बस कृपा बनाए रखिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।